तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। समझ गए बच्चों कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, उनमें किस तरह से बॉन्डिंग होती है, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, इसी को बताने के लिए एक थ्योरी दी गई थी जिसे बोला गया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या इसी को बोलते हैं पाउलिंग थ्योरी। ठीक है। तो आज हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कॉम्प्लेक्सेस। समझ गए बच्चों कि किसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं? ये कॉम्प्लेक्सेस, इसी को बोला गया है, ठीक है, पाउलिंग थ्योरी। ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि पाउलिंग साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था बच्चों? प्रपोज्ड किया था। तो देखो बच्चों, ये जो थ्योरी है ना, मेनली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनकी ज्योमेट्री और उनके मैग्नेटिक बिहेवियर, इनको कंप्लीटली एक्सप्लेन करती है। बाकी इनकी कलर नेचर या और भी स्टेबिलिटी, इसके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी फिर क्या? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मतलब ये है, सीधा सा है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि इट इज, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। समझ गए बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। एक तो ये है कि ये टोटली हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, एंड मेनली जो डील्स कर रही है ये डील्स विद, ठीक है, जियोमेट्री, शेप मतलब, एंड मैग्नेटिक, ठीक है, बिहेवियर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। समझ गए बच्चों कि ये जो थ्योरी है, पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड है, और जो मेनली इसके जो पोस्टुलेट्स हैं वो रिलेटेड हैं कि कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी और उसमें किस तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर होगा। ठीक है। अगर हम एक पोस्टुलेट की बात करें, ठीक है, कि पोस्टुलेट्स कौन कौन से, तो देखो मैं दो तीन पोस्टुलेट बताता हूं जिसके बेस पर हम सारे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो, पहला ये है पोस्टुलेट इसका कि जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा बच्चों, तो जो मेटल एटम है या आयन है, जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, वो अपनी वेकेंट ऑर्बिटल्स, जो कि n-1 में हो सकती हैं, n की हो सकती हैं, इनकी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड कराता है और उनको हाइब्रिडाइज्ड करके इक्विवेलेंट सेट में कन्वर्ट कर लेता है। तो इसमें यह है पहला पोस्टुलेट कि मेटल एटम और आयन, ठीक है, कैन यूज n-1 d ns np nd, ठीक है, atomic orbitals for hybridization during complex formation। समझ गए बच्चों कि जैसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा तो मेटल एटम अपनी n-1d ऑर्बिटल, ns ऑर्बिटल, ठीक है, np ऑर्बिटल, nd ऑर्बिटल, इनको यूज कर सकता है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। दूसरा पॉइंट यह है कि दीज ऑर्बिटल्स जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये ऑर्बिटल्स मीन्स ये कौन सी? n-1d, ओके,
कि जो ये ऑर्बिटल्स हैं कौन कौन सी हो सकती हैं, n-1d, ns, np और nd। ठीक है, these orbitals, ठीक है, get hybridized in the influence of ligand and converted into set of equivalent orbitals with same या equal energy। मतलब ये कहलाएंगे क्या बच्चों, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं कौन कौन सी, n-1d, ns, np, nd, ठीक है, ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होती हैं लिगेंड के इफेक्ट से और फिर कन्वर्टेड होती हैं सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स जो कि एक सी एनर्जी की होती हैं। तीसरा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम। समझ गए बच्चों, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम्स एंड सिग्मा ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड। समझ गए ना, आर अलाउड टू ओवरलैप टू फॉर्म m कोऑर्डिनेशन l बॉन्ड। समझ गए बच्चों कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है मेटल एटम की और सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड, ये क्या होती हैं, ओवरलैप्ड होती हैं और ml बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फोर्थ पॉइंट आता है यहां पर कि इफ द कॉम्प्लेक्स, समझ गए बच्चों, if the complex contain unpaired electrons in any orbital, then complex will be paramagnetic। समझ गए बच्चों कि अगर उसमें कहीं भी एक अनपेयर्ड या दो या कितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा एंड एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कॉम्प्लेक्स विल बी डायमैग्नेटिक। समझ गए बच्चों कि अगर कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, और अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट हैं तो वो कैसा होगा बच्चों, डायमैग्नेटिक। तो ये तो थे मेन पोस्टुलेट। समझ गए बच्चों, अब हम एक एक करके समझेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस, और इनमें कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, किस कंडीशन में होगा, तो एक एक करके लेते हैं। पहले हम लेंगे कॉम्प्लेक्सेस विद, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4। समझ गए बच्चों कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको लेंगे हम पहले, उनमें हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम 6 वाले में आएंगे। तो देखो इसमें 2 होते हैं। फर्स्ट जो होता है इसमें वो होते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। समझ गए बच्चों, ये है। इसमें जो मेटल एटम शो करेगा बच्चों, मेटल एटम
atom shows sp3, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा यहाँ पर? sp3। ये होंगी n sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओ नो, यहाँ नहीं रहा ये sp3, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ns npx npy npz, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ गए बच्चों? यह है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल एटम में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये वाली यूज होंगी ns npx npy npz। अब आता है कि कैसे पहचानेंगे। तो देखो बच्चों, अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कॉम्प्लेक्स का कि कैसे पहचानोगे, तो पहला ये होगा कि जो मेटल आयन कॉन्फ़िगरेशन देखना है। समझ गए ना? मेटल आयन कॉन्फ़िगरेशन ये क्या होना चाहिए? D12 D10, ठीक है। ये तो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, मतलब स्कैंडियम जैसे यहां पर चले जाएं 2+ है या 3+ है, या टाइटेनियम से हम ले लें, ठीक है, कि टाइटेनियम 2+ से लेके और ऐसा कॉपर 2+ हो या जिंक 2+ हो, इस तरह से, तो इनमें ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। और जो लिगैंड होगा, लिगैंड्स कैसे होने चाहिए? वीक। वीक्स आप जानते हो, वीक लिगैंड कि ये हो सकते हैं जैसे क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, फ्लोराइड है, OH है, NO3- है, इस तरह के, OX है। समझ गए बच्चों? इस तरह का। और अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन है सीधा प्लस, तो फिर वहां पर स्ट्रॉन्ग लिगैंड भी हो सकता, इस तरह से। ये है आइडेंटिफाइड करने का फॉर्मूला। देखो जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, लिखा है NiCl(2-), ठीक है, यह लिखा है NiBr(2-), यह लिखा है ZnNH3(4+2), यह लिखा है CuCN(4)3-। समझ गए ना? ठीक इसी तरह से ये तो हो गए, है ना, ClBr हो गया। N एक होता है NiCO(4)0, भले इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, ठीक है। इसी तरह से एक होता है CuCl(4)3-। इसके अलावा NiPH, ठीक है, NiPPH3, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ PPH3 होल ट्वाइस Cl2, ओके, NiGly होल ट्वाइस, ये है। तो इन सारे कॉम्प्लेक्सेस में, इसके अलावा और भी बच्चों हैं, देखो COCl(4)2-, FeCl(4)2-, NiCl(4)2-, MnO4(2-), MnO4(1-), CrO4(2-). समझ गए ना? ये सब जो है बच्चों कॉम्प्लेक्स जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इन सब में टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा मैं बता दूं, इनमें जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो होगा, ठीक है, टेट्राहाइड्रल। जैसे यहां मेटल है, यहां एक लिगैंड ऐसा है, इस तरह से एक लिगैंड यहां हो गया, एक लिगैंड ये हो गया, एक लिगैंड ये हो गया, इस तरह से ये टेट्राहाइड्रल जो है ज्योमेट्रिकल फॉर्म में दिखेगा। अब हम किसी एक का कॉम्प्लेक्स का जो है फॉर्मेशन देखते हैं किस तरह से हुआ होगा।
और अगर इनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप निकाल लेते हैं तो आप उसमें ये भी बता सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्या नेचर होगा या नहीं होगा। जैसे हम यहाँ लेते हैं NiCl होल 4 ये वाला कॉम्प्लेक्स -2। समझ गए बच्चों। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले आपने निकल का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, वो आएगा 3d8 4s2 4p0। लेकिन इसमें निकल की 2+ स्टेट है, इसका मतलब है कि निकल ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे और इस तरह से ये बन गया निकल 2+ आयन का। अगर हम इसकी ऑर्बिटल्स की बात करें, है ना, तो ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि यहाँ पर है 2, ये हो गए 4, ये हो गए 6 और ये 10 हो गए। ठीक है, S खाली है और इस तरह से P भी खाली है। तो ये क्या है 4s, ये क्या है 4p। अब यहीं पर क्या होगा बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो ये कॉम्प्लेक्स जब बना होगा NiCl4 2-, चूंकि इसमें क्लोराइड एक वीक लिगेंड है, तो अंदर की जो d ऑर्बिटल्स हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो कोई चेंज नहीं आया, वो तो वही रहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, इस तरह से। और यहाँ पर एक क्लोराइड ऐसे अपना लोन पेयर दे के जुड़ गया बच्चों, और एक क्लोराइड यहाँ पर ऐसे ऐड हो गया। कुल मिला के इस तरह से 4 क्लोराइड जुड़ गए। और स्ट्रक्चर की बात करें तो एक Cl, है ना, एक Cl, एक Cl और इस तरह से ये है -2। इसमें आप देख रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन्स हैं कहां पर हैं 2। तो ये नेचर में कैसा होगा बच्चों, पैरा मैग्नेटिक, इस तरह से। तो ध्यान रखना है कि जो म्यू कॉम्प्लेक्स का होगा बच्चों, वही म्यू किसका होगा, मेटल आयन का। यहां म्यू क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। क्योंकि मेटल ने अपने अंदर के कोई भी इलेक्ट्रॉन यूज नहीं किए डी में, तो मेटल आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन है डी का वही इसमें कॉम्प्लेक्स में होगा, इसलिए इनके मैग्नेटिक मोमेंट सेम आएंगे, मेटल जैसा ही होगा। तो ये है हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स बच्चों, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। यहां तक क्लियर है। अब हम दूसरा आते हैं, 4 वैलेंसी वाले हैं, और ये है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। समझ गए बच्चों। तो इसमें ध्यान रखना है कि मेटल एटम shows DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। मींस इसमें एक ऑर्बिटल तो आएगी dx² y², एक होगी ns, npx, npy। ये जो ऑर्बिटल्स हैं बच्चों dx², y², npx, npy, ये देख रहे हैं आप x और y एक्सिस में ही ओरिएंटेड होती हैं, और इसीलिए सारी ऑर्बिटल एक ही प्लेन में आ जाती हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर जो होगा, अगर आप इसमें देखोगे स्ट्रक्चर, तो ये होगा, ठीक है, स्क्वायर प्लानर। समझ गए ना, ये स्ट्रक्चर होगा कॉम्प्लेक्स का। जो इसका म्यू कॉम्प्लेक्स का होगा, ठीक है, वो कम होगा देन म्यू मेटल आयन, क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो पेयर्ड हो जाते हैं। समझ गए ना, इस तरह से। अब आता है कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, कि कैसे पहचानोगे, उनकी पहचान कैसे होगी कि किस में कौन सा है। तो देखो बच्चों, 2 कंडीशन बताता हूं, D1 से लेके D9 तक, और ये कौन सी सीरीज है, फर्स्ट सीरीज में, ठीक है, प्लस स्ट्रॉन्ग लिगैंड, फर्स्ट सीरीज मेटल,
एटम या फिर आयन, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग लिगैंड होना चाहिए। बी है D1 से लेके D9 तक कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे वो सेकंड हो, थर्ड सीरीज हो, समझ गए बच्चों, प्लस स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड। मतलब सेकेंड थर्ड सीरीज में आपको ये ध्यान नहीं रखना कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड है या वीक लिगैंड। अगर उसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन मेटालाइन का D1 से D9 तक का दिखता है तो वहां पर आपको सीधा ध्यान रखना है कौन सा, कि उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, DsP2, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बता दूं जिनमें आपको ये मिलेगा और इनमें ही ज्यादातर पूछ लिया जाता है, जैसे कि NiEN होल ट्वाइस। अब मैं ये पहले बता दूं कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन से हैं, है ना, फिर एग्जांपल लिखता हूं ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। तो देखो बच्चों, स्ट्रॉन्ग लिगैंड जो होते हैं आप पढ़ोगे आगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स ये हैं जैसे कि EN हो गया, CN हो गया, CO हो गया, NO2 माइनस हो गया बच्चों, है ना, GLY हो गया, PY हो गया, ठीक है, PH3 हो गया। इस तरह के लिगैंड जो वाटर के बाद दिखेंगे आपको, ये सब किस में आते हैं, ठीक है। तो सीधा सा ध्यान रखें कि कार्बन या नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो वो एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा। अब देखो जैसे एग्जांपल में आते हैं, NiEN का होल ट्वाइस, क्योंकि बाइडेंटेट है तो 2 में ही 4 कोऑर्डिनेशन पूरा हो जाएगा, तो ये है +2, ठीक है बच्चों। ठीक इसी तरह से NiCN होल 2 माइनस, NiNH3 होल 4 +2, ठीक है। ठीक इसी तरह से CuNH3 होल 4 +2, CuGLY, ठीक है, होल ट्वाइस 0, PtCl4 2 माइनस, PdCl4 2 माइनस। अब ध्यान रखें कि PD बच्चों ये क्या है, सेकेंड थर्ड सीरीज के मेंबर्स हैं, इसीलिए इनमें स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो या वीक लिगैंड सब एक सा बिहेव शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे CuEN होल ट्वाइस +2 है ना। इसके अलावा AgF4 1 माइनस है। तो ये सब ऐसे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं बच्चों, ये हैं जिनमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखेगा आपको, DsP2। यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। अब मैं कोई एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे CuNH3 होल 4 +2, ठीक है। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 4s1 4p0, है ना। अब Cu2+ में आ जाओगे तो हो जाएगा 3D9 4s0 4p0। इसमें तो सब लिखा था ना सही मैंने, है ना, इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर जब हम कॉपर 2+ की ग्राउंड स्टेट की बात करें तो आप देखोगे कि आपके पास यहां पर कॉपर की d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 9। ये है। अब आता है कि अंदर की d ऑर्बिटल कैसे खाली होगी, नहीं। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जैसे ही Cu में लिगेंड के इफेक्ट से DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कहां से, D से, ये उठ के सीधा कहां पहुंच जाएगा, यहां 2 यहां 2 यहां 2 यहां 2, और ये इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में पहुंच जाता है। अब वो किसी में भी हो सकता है। तो ये जो है इस तरह से यहां पर ये शो करेगा क्या, फिर DsP2। फिर CuNH3 जब होल 4 +2 कॉम्प्लेक्स बनेगा तो बस आपको करना क्या है,
यहां पर तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। ये 2 4 6, ये है 8। यहां पर एक अमोनिया ऐड हो गया लोन पेयर देके, एक अमोनिया यहां ऐड हो गया इस तरह से, और एक एक इलेक्ट्रॉन तो यहां रहेगा, एक अमोनिया यहां पर इस तरह से ऐड हो गया। अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसी के कारण ही जो कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों, ठीक है, एक तो कलर्ड होता है और पैरा मैग्नेटिक होता है। इसके अलावा जॉन टेलर इफेक्ट भी मिलेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसमें शो होता है। तो ये होगा। अब आती है इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। तो सीयू में आप देखोगे कि इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखेगा कि यहां एक अमोनिया, ठीक है, एक यहां अमोनिया, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। क्यों बना बच्चों स्क्वायर प्लेनर? क्योंकि इन्हीं एक्स और वाई एक्सिस में सारी ऑर्बिटल्स अरेंज हैं इस तरह से। तो ये है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बच्चों। इस तरह से आपको कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन पहचानना है। तो आज के इतना ही मैं ले लेता हूं, बाकी हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पूरा हम अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा बीबीटी थ्योरी और उसके बेस पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको मैग्नेटिक नेचर, उनकी कलर नेचर, इनके बारे में अच्छे से डिस्कस करना है। तो मैं एंड करता हूं।